अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मौसम सरमा की आमद है, हवा में खुनकी बढ़ रही है, लेकिन सियासी फ़ज़ा की हिद्दत में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के नज़दीक नून लीग की हवा चल पड़ी है, लेकिन PTI वालों को ये लगता है कि 9 मई और तोड़ फोड़ समेत मुख्तलिफ मुकदमात में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की जिस तरह से रिहाई अमल में आ रही है, ज़मानतें हो रही हैं, वो हवाओं का रुख बदलने के इशारे हैं। ये अंदाजे और क़याफ़े अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद खदशात हैं कि जिसकी वजह से हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। दोनों गिरोहों की सियासत में 25 अक्टूबर की तकर्री की वजह से कदरे ठहराव आया हुआ था। इस सिलसिले में नए एहतजाजी प्रोग्राम की हतमी मंजूरी लेने के लिए आज उमर अयूब और शिबली फराज समेत पार्टी के 6 अरकान ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करना थी और बकौल शिबली फराज जेल इंतज़ामिया ने उनसे कहा कि मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, जिस पर एहतजाजन वो बगैर मुलाकात किए चले गए। दूसरी तरफ वज़ीर आला गंडापुर ने वाजे किया है कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इसके जवाब में हुकूमती इत्तेहाद की हिकमत अमली दिफाई होगी या जारहाना, ये आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा। सरे दस्त तो हुकूमती इत्तेहाद के 160 पार्लियामेंटेरियंस ने अमरीका के 62 अरकान कांग्रेस के ख़त का अपने तईं डट कर जवाब दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम इस ख़त में अरकान कांग्रेस के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया है। अमरीकी कानून साजों का ख़त बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से मुतालिक था और पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को लगता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म की सियासत ने पाकिस्तान को मफलूज कर रखा है। ख़त और जवाबी ख़त का ये सिलसिला आखिर कहाँ जाकर रुकेगा? इसके अलावा बैरिस्टर गौहर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दिल से तस्लीम और 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करने की जो बात कर रहे हैं, क्या इससे अदलिया से मुतालिक उनकी खुशगुमानी समझा जाए या हुकूमत के लिए इंतबाही पैगाम? और तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत और रऊफ़ हसन साहब की सूरत में फवाद चौधरी साहब के खिलाफ आखिर मज़ाहमत क्यों है, इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आप बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक चलानी चाहिए। अब PTI ने तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। पिछली तहरीकों से कितनी मुख्तलिफ होगी? क्योंकि पिछली तहरीकों में हम देख रहे थे बार बार इस्लामाबाद जाते थे और जाके बस कभी हाथ लगा के वापस आ जाते थे, कभी पहुंच ही नहीं पाते थे, इस तरह की सिचुएशन थी। अब क्या फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, देखिए, वक्त होता है ना हर चीज़ का। मैं एक्चुअली आपके प्रोग्राम में भी मैं जब आया था, मैंने ये कहा था कि 9 फरवरी को तहरीक चलानी थी। अगर अकेले PTI ने चलानी थी ना, वो 9 फरवरी को चलानी थी। अब जब आपने 9 फरवरी को तहरीक नहीं चलाई, 9 फरवरी को मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए उस दिन MNAs और MPs ऑन ग्राउंड थे, उनके नतीजे चेंज हो रहे थे। हर आदमी ने अपनी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए बाहर निकलना था और एक लोकल लीडरशिप आपकी मौजूद थी। लियाकत चट्ठा का एक इस्तीफ़ा आया, अगर ये तहरीक होती तो वहाँ पे इस्तीफ़ों की लाइन लग जाती। आप उसके बाद देखें, आपको अलाइंस बनाना चाहिए था। जो असल PTI की जो पॉलिटिकल फेलियर हुआ है वो ये हुआ है, हम नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थे ना, हबीब ने तो बहुत अरसा मतलब उनके साथ गुजारा भी और कवर भी किया। वो कहते थे जो मुखालफ होता है ना, उसमें ऐसे सज्जे खब्बे और कुछ ना मिले तो मट्टी जो है ना वही लेके आंखों में फेंक देनी चाहिए। अच्छा। कोई अपना जो हथियार है ना उसको बेकार नहीं समझना चाहिए। इवन छोटी छोटी पार्टियां इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए ना, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की कौन सी पार्टियां थी? कोई भी पार्टी। तहरीक इंसाफ का जो असल प्रॉब्लम हुआ, एक तो ज़ाहिर है काडर तोड़ दिया गया और सारा काडर जो है वो जेलों में है और उधर है। फिर जो अनफॉर्चुनेटली उसमें जो एक अलाइंस बनना चाहिए था वो अलाइंस नहीं बन सका, जिसकी वजह से जो एक तहरीक के अंदर एक स्टिंग चाहिए ना, स्टिंग जो चाहिए वो नहीं है। अब भी मेरे ख्याल में तहरीक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ एक प्रॉपर तहरीक में जोड़ सकती है, अलाइंस में जोड़ सकती है, GDA को, जमात इस्लामी को जोड़ सकती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टेक कॉल नहीं होता, आपको जोड़ना चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अपोजिशन में हैं, जो समझती हैं कि ये फॉर्म 47 का इलेक्शन था, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जिम्मेदारी PTI की है ना, क्योंकि सबसे बड़ी जमात तो PTI है। तो उनको पहले इकट्ठा करना चाहिए। अब जो मौलाना फजल रहमान के साथ जो फवाद चौधरी साहब इनकी बातचीत चली और काफ़ी मेच्योर लेवल तक चली गई और ख़ास तौर पर 26वीं तरमीम में मौलाना ने एक किरदार भी अदा किया जो PTI के मौक़िफ़ के करीब तर था, अगरचे हुकूमत से भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन बहरहाल था। तो ये चीज़ तो उन्होंने पैदा करके देखी। लेकिन इसके साथ एक बात ये कही जाती है, आप PTI को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि PTI का जो कारकुन है
वो चाहता है कि इस वक्त कोई तहरीक चले और तनहा पीटीआई चलाए। तो चला के देख ली ना आपने। लेकिन ना ट्विटर के ऊपर तो जो लिखना है अलहदा चीज़ है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन और है। ये बात हरगिज़ नहीं है कि लोग पीटीआई के साथ नहीं हैं, लोग तो पीटीआई के साथ हैं। 8 फरवरी को भी साबित हो गया। अब भी जब इलेक्शन होगा, वन वे इलेक्शन, क्यों नहीं हुकूमत डरती है, पीटीआई ने जीतना है, तो लोग तो पीटीआई के साथ हैं। लेकिन देखें, जो तहरीक होती है ना, उसके लिए तंजीम चाहिए होती है। जब आपको भी पता ही है कि जब बुज़दार साहब थे और मैं रोज़ाना ये कह रहा था कि जी हमें लोकल गवर्नमेंट कराने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट कराने चाहिए, जो हमने नहीं करवाए। तो लोकल गवर्नमेंट से पॉलिटिकल पार्टी की तंजीम बनती है। अब प्रॉब्लम पीटीआई का ये है कि लोग उसके साथ हैं, तंजीम नहीं है। तंजीम के बगैर लोग नहीं आते, ना ही उनमें अनलॉक करना होता है ना, आपने अनलॉक नहीं हो सकती। सो इसलिए आपको जब वकीलों को साथ में लाना है, या मौलाना फजलुर रहमान को साथ में लाना है, या जमात इस्लामी को साथ में लाना है, तो उसका फ़ायदा क्या है? उनकी तंजीम है। आपके पास अवाम है, उनके पास तंजीम है, इसलिए ये अलाइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि खुद आपकी अपनी हैसियत पीटीआई में एक मौजूद बहस बनी रहती है। आपके जो छोटे भाई हैं वो पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा हैं, आप उनकी सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे हैं, और अब भी आपका नाम ज़ेरे बहस आता रहता है। तो क्या आप अडयाला जेल से किसी पैगाम के मुंतज़िर हैं कि आप वहाँ जाएं, बुलाए जाएं? अब बिल्कुल बिल्कुल, जब भी खान साहब बुलाएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि बुलाएं मुझे, और जो है मैं तो चाहता हूँ कि जो भी रोल है पीटीआई के अंदर जो है वो मैं अदा कर सकूँ। मुझे शुरू में बुलाया भी था, और लेकिन ज़ाहिर है कि एक जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मेहरबान हैं जो चाहते हैं कि कोई भी ना आए ताकि साड़ी दिहाड़ी लगी रहे। बट एनीवेज कोई इशू नहीं है। 2 साल में अगर किसी ने हमें रिप्लेस करने होते, अगर हम इतने रिप्लेसेबल होते तो 2 साल में हो जाते। तो देखिए, ये तो डिपेंड। लेकिन आप तनकीद भी तो नाम ले लेके करते हैं, तो कभी आप ट्विटर पे आ जाते हैं, कभी कोई और मामला होता है। आपने भी तो पार्टी को अपने खिलाफ कर रखा है ना? पार्टी को खिलाफ नहीं कर रखा। देखें, बात यह है कि सिंपल, फिर तो सारे दरिया के जो बहाव है उसके साथ ही सारे बहते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में तो फिर आप किनारे नहीं ना लग सकते। आपने गलतियों की जब निशानदही करते हैं तो फिर लोगों की भी तो निशानदही करनी पड़ती है ना, कि यहाँ पे ये है। पर अब खान साहब ने जो है वो जरा मैसेज आ गया आपको खान साहब का? उन्होंने कहा जी नहीं करनी तो नहीं करते, नहीं कर रहे। अच्छा। नहीं, आप तक भी यही पैगाम पहुंचा कि आपने कुछ नहीं बोलना? बिल्कुल यही पैगाम पहुंचा है। तो अच्छा, 2-3 जगहों से पहुंचा इसलिए। तो फवाद चौधरी साहब, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से तो अलहदगी अभी इख्तियार ही नहीं की। हम गए कब थे? अच्छा। अलहदा तो तब हो ना जब हम शामिल हों। भेजे तो गए थे। भेजे तो कहीं गए थे बेचारे। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अलहदा तो तब हो ना जब मतलब किसी में जाए। आप पाकिस्तान की हुकूमत के फंक्शन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। फवाद चौधरी साहब, हमारे लोगों ने ख़त लिखा है 162 अरकान असम्बली ने अमेरिका को। वो कहते हैं कि अमेरिका के जो 62 लोग थे या 60 लोग थे, उन्होंने बड़ा ख़राब किया है, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की है। तो पाकिस्तान का ये जवाब वहाँ मैटर करेगा? पहली बात तो ये कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि यही इससे ज़्यादा सख्त बात जो इंटरफेरेंस है वो भारतीय वज़ीर दफ़ा ने की, जब उसने कहा कि हमने 20 लोगों को पाकिस्तान में घुस के मारा है। हमारे किसी एमएनए को ख्याल नहीं आया कि गवर्नमेंट को कहे कि इससे बड़ी सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं हो सकती जो हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है। एक कनाडा में एक इमिग्रेंट सिख को अमित शाह के हुक्म के ऊपर वहाँ पे कत्ल किया गया, और आप देखें पूरी दुनिया में कनाडा ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत की बैंड बजा दी है। हमारे 20 लोग शहीद हो गए हैं। चूँकि पाकिस्तानी लोगों की इज़्ज़त ही नहीं है, अपनी रियासती हुकूमत ही इज़्ज़त नहीं करती, तो बाहर के लोग भी क्या इज़्ज़त करेंगे, लिहाजा उस पर खामोशी है। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन फॉर्म 47 पे नहीं आए हुए, इसलिए उनकी बात की अहमियत है, उनकी बात सुनी जाएगी। हमारे जो 160 लोग हैं ये सारे के सारे फ्रॉड्स, और ये स्पेशली जिन लोगों के सिग्नेचर्स हैं सारे फ्रॉड के ऊपर आए हुए हैं। तो जो बंदे जिनकी लीगैलिटी ही नहीं है, जिनकी लेजिटिमेसी ही नहीं है असेंबली में बैठने की, उनकी बात कौन सुनेगा? इनकी अपने के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे एमएनए ने जेलम से हमारे एमएनए ने अखबार में इश्तिहार दिया मरियम नवाज साहब से मुलाकात के लिए कि जी हमारे सड़क के बड़े मसाइल हैं, हमें मुलाकात के लिए वक्त दे दें। ये हमारे एमएनए ने अखबार में इश्तिहार दिया, मैं आपको भेज भी दूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ एमएनए की औकात ये हो कि वो वज़ीर आला से मानने के लिए अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं, उनके खत की क्या हैसियत औकात है? और दूसरा बेसिकली देखें ना, वहाँ पे लोग इलेक्शन से आए हुए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन से आता है, वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है उनकी। ये जो ग्रुप्स हैं पार्टीज़ के अंदर, वहाँ तो पार्टीज़ भी आपको पता है डेमोक्रेट है ना विद इन,
सो वहाँ पे तो इम्पोर्टेंट है उनका खत लिखना। यहाँ वालों के बेचारों ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ लोग कि ट्रंप के आने से खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और वो फौरी तौर पर खान साहब को जेल से रिहा करवा लेंगे, ये आप इसके बारे में क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है कि अमेरिकन सिस्टम ऐसे नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट कि वो आएगा फ़ोन उठा के, ऐसे तो नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ये कहें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं है। अच्छा। उसकी दो वजह है। एक तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को ये शायद नहीं पता कि इमरान खान के जो प्रेसिडेंट ट्रंप से जो ताल्लुक है वो कोई सुपरफिशियल नहीं है। वो यानी ये नहीं है कि वो दौरे में गए थे एक दफ़ा मिले। जो इवांका ट्रंप हैं, जो उनकी बेटी हैं, और कुशनर, जो दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में, उनकी जो वालदा थी अवाना ट्रंप, वो इमरान खान साहब की, अगर आज भी आप गूगल करें तो आपको नज़र आएगा कि वो 80s के दौर में जब इमरान खान अपने रूज के ऊपर था तो ये उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे, बहुत ही करीबी दोस्त थी उनके। अच्छा। और वो ट्रंप की पहली बीवी हैं। इसकी वजह से जो पिछली मीटिंग भी थी उसमें इवांका ट्रंप और कुशनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था वाइट हाउस में इमरान खान का। तो एक तो उनके ताल्लुकात सुपरफिशियल नहीं है, उनके ताल्लुकात बहुत करीबी हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी एक जो है वो एक बड़ी नॉन फिलॉसफी है कि वो पैसे नहीं देते मुल्कों को। ही विल स्क्वीज जो इंटरनेशनल फंडिंग है उसकी, जिसका पाकिस्तान पे असर आएगा। थर्ड, ही इज़ एंटी एस्टैब्लिशमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ नॉन एंटी एस्टैब्लिशमेंट विद इन भी और बाहर भी। लिहाजा आर्मी रूल के ऊपर, और जहाँ प्रेसिडेंट बाइडन सिर्फ लिप सर्विस करते थे और अंदर से उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो पंगे लिए और जाके किए, एंटी वॉर भी हैं बुश और एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी हैं। सो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अमेरिकन पॉलिसी का एक फ़र्क तो आपको नजर आएगा। पाकिस्तानी सियासत में जो अदलिया का किरदार है 26वीं तरमीम के बाद, फवाद चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि कोई नई तहरीक शुरू होगी या अदलिया खुद अपनी जो खोई हुई खुद मुख्तारी है उसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगी? पहली बात तो ये है कि ये देखें, मैं तो अपनी एस्टैब्लिशमेंट पे भी हैरान होता हूँ और अपने इन पे भी। पहले इन्होंने 18वीं तरमीम के ऊपर पूरी फेडरेशन की बुनियाद हिला दी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो बना रहे हैं, जो कह रहे हैं हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस बनेंगे, देखें कभी दुनिया में सूबाई बुनियादों के ऊपर इस तरह से बेंचेस नहीं होते। और अब तो ये कह रहे हैं, जो अगला बिल ला रहे हैं कि हम कोर्टों पे जज लेके आएंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सूबाई कोर्टों पे जज आएँ, तो जो टॉप के जूरिस्ट होते हैं वो बैठते हैं आके, चाहे वो एक ही सूबे से सारे आ जाएं या सारे हो जाएं। देखें उसके नतीजे में फेडरेशन को बहुत बड़े ख़तरात लाक हो गए हैं 18वीं तरमीम से, और अब ये 26वीं तरमीम से। अभी तो 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं। 27वीं का तो हमें पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी, बट आई मस्ट से ये इन दोनों तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन को एक बहुत बड़ा जोल्ट जो है वो दिया है। अब अल्लाह ही को इनको समझाए कि इस तरह नहीं होता कि आप कोर्टों के ऊपर यहाँ पे जो है वो जजेस मुकर्रर कर देंगे। लेकिन ना सिंध का जो जज आएगा वो पानी के ऊपर क्या फ़ैसला देगा, और पंजाब का जज अगर आएगा वो क्या फ़ैसला देगा, केपी का आएगा वो क्या फ़ैसला देगा। कभी भी इस तरह के कोर्टों के आपने आइन के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, आपने अपने पोलिटिकल बाइस के मुताबिक थोड़े करने हैं, तो फेडरेशन ही तोड़ देंगे। तो जुडिशरी अपना इख्तियार और अपनी हैसियत बहाल करने के लिए कुछ करेगी? 100%। अभी जो 4 फैसले पहले ही आते लिए हैं या अफरीदी साहब ने, उनसे यही जाहिर होता है ना कि वो अपना, लेकिन अगर आप बकरे को ज़बह कर रहे हैं वो आगे से रेजिस्ट तो करेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि जुडिशरी लाइंग लो ही ले लेगी। नहीं तो क्या बात यहाँ तक जा सकती है कि वो किसी हुकूमत को ख़तरा लाहक हो जाए? हुकूमत हमारी इतनी कमज़ोर है कि इसको तो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से भी ख़तरा हो जाता है, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है ना। जब चोर की दाढ़ी में तिनका यही होता है ना कि जब आप आए ना हो एक कानून, ये जो तमाशा है इसको हम जमहूरियत कहते हैं, जो तकरीबन 900 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचते हुए। मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ये फेडरलिज्म, ये ऐसे ही तो नहीं बन गया ना। जब आप इलेक्शन की वोट को रिक करते हैं ना असल में, तो आप पूरी बुनियाद ही हिला देते हैं। पाकिस्तान में वो बुनियाद ही हिली हुई है। इसलिए देखें, जब तक आप एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं पाकिस्तान में कायम करते, जब तक आप एक इलेक्शन प्रॉपर करा के नहीं आते, इस हुकूमत को हर चीज़ से ख़तरा है। और इसलिए इनको अवाम से तो बहुत ही ख़तरा है। आप देखें ना, घबरा जाते हैं। अभी ये जो जुडिशल कमीशन के तहत आइनी बेंच बनना है, आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा आइनी बेंच बन सके जिसकी हुकूमत को ख्वाहिश है? देखिए ना, हुकूमत तो सिंपल बात है कि 7-5 से हुकूमत जो है, सॉरी 8-5 से हुकूमत की मेजॉरिटी है। 8 हुकूमत के हैं, 5 जो है वो जुडिशरी के हैं। तो अब इसमें आके
जो लगता यही है कि ये हुकूमत अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाएगी। अब हुकूमत को प्रॉब्लम यह है कि इन 17 जजेस जो सीनियर हैं इनमें अपने जज नहीं मिल रहे, तो अब उसके लिए उन्होंने कहा कि हम नए जजेस बना दें। हाँ। अच्छा, अब नए जजेस में क्या, अभी तो मैं आपको ये बताऊं कि हाई कोर्ट में और यहाँ पे ये पूरी जजेस के दरमियान ये एक आर्गूमेंट और बहस हो रही थी। लोग बचना चाह रहे हैं कि अगर इन्होंने, हुकूमत ने हमें नॉमिनेट कर दिया तो हमारा तो कैरियर ही सारा तबाह हो जाएगा, लोग जज समझेंगे उन्हें, लोग समझेंगे हम हुकूमत ही जा रही। आप बिल्कुल, तो अब वहाँ पे वो लोग जो है वो लगना नहीं चाह रहे, अब कोई ऑनरेबल आदमी जो है वो इसमें आना नहीं चाह रहा, ये नए जज भर्ती करके उनको जो है वो उसमें लाना चाह रहे हैं। बट आई मस्ट से कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस अभी आना है जिसमें जो 13 जजेस का जो फैसला है, जिसकी रिव्यू फाइल हुई है और जिसमें अब कंटेम्प्ट फाइल हो गई है, वो उन्हीं 13 जजेस के पास जाना है। अच्छा, वो आईनी बेंच के पास, वो आईनी बेंच, क्योंकि तो कंक्लूड हो चुका है केस। हाँ। जो केस कंक्लूड हो चुका है वो तो नए आईनी बेंच पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो रिव्यू है। लेकिन उसमें भी तरमीम में उन्होंने डाल दिया है कि जो भी इससे पहले वो तो पेंडिंग हो गए जी नहीं, लेकिन अगर रिव्यू भी होगा तो नए आईनी बेंच पे, रिव्यू नए आईनी बेंच पे जाएगा, कंटेम्प्ट तो नहीं ना जाएगी। जी, कंटेम्प्ट। हाँ, अच्छा, वो कंटेम्प्ट है, इसलिए वो वही 13 तो नहीं पास जाएगी 13 जजेस के पास। अच्छा। तो सारा कुछ तो कंटेम्प्ट ही हो जाना। तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या बनेगा? इलेक्शन कमीशन का मुस्तकबिल तो काफी तारीक लग रहा है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन अगर ये कंटेम्प्ट फिक्स होती है और आज वापस आ गए हैं जैसे मंसूर अली शाह साहब भी, तो वो बेंच तो अब मुकम्मल हो गया। यानी फैज़ ईसा रिटायर हो गए हैं और 13 में से 12 जजेस अब अवेलेबल हैं इस्लामाबाद में। और देखना हमने ये है कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन वो बेंच में, ये मेरा ख्याल है मीटिंग थर्सडे को होती है, तो वो थर्सडे को जो अगले हफ्ते के बेंचेस आने हैं, क्या उसमें ये केस फिक्स होता है कंटेम्प्ट का या नहीं होता। और अगर ये केस फिक्स होता है 12 जजेस के पास, आई थिंक इलेक्शन कमीशन वालों को ज़रा नींद मुश्किल आएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो ये जो बुशरा बेगम साहिबा की रिहाई है, फवाद चौधरी साहब, इसको बड़ा जोड़ा जा रहा है, डील है, पीटीआई इसको मना करती है, हुकूमत के कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कुछ फिशी तो है मामला, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी डील नहीं है। क्या आपकी समझ में क्या आता है कि हकीकत कहाँ पे? वजीर दिफा तो कह रहे हैं कि डील है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एक तो चूँकि इदारे ठीना ख़त्म हो गए हैं तो लोगों को यकीन ही नहीं आता कि कैसे हो सकता है। वो जो आपने देखा, जो बाकी लोग जो रिहा हुए सारे, उनको एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, चौथे में, तो लोग समझते यार ये कैसे हो सकता है कि अदालतों का हाल ज़ाहिर है बेचारों का है कोई नहीं। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो जजों पे भारी है। आज ये सारे हाई कोर्ट की इजाज़त लेके गए हैं, उन्होंने नहीं मिलने दिया तो नहीं मिलने दिया, क्योंकि अदालत नहीं रही, इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो गए हैं। तो लोग आम तौर के ऊपर तो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रोन है एज अ नेशन, हम हर चीज़ में पीछे एक कंस्पिरेसी तलाश कर लेते हैं और होती कहते हैं कि वो होती भी है, आम तौर पे ठीक ही होती है, आम तौर पे ठीक होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि ये डील नहीं है, ये स्कीम है। स्कीम ये है कि आप जो पीटीआई के अंदर 2 धड़े क्रिएट कर दें और जो ख़ानदान है इमरान खान का उसको एक दूसरे के मुकाबले पे खड़ा कर दें। इट्स नॉट अ डील, इट्स अ स्कीम। अच्छा, कि ये सबको छोड़ें और उनको जो है वो आपस में, ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि इमरान खान का कंट्रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तवक्को से ज़्यादा है जी। और इसलिए मैं तो खैर पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह चुका हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए कि बुशरा बीबी को और अलीमा बीबी को वो अपनी पॉलिटिक्स में फ्रंट पे लाएं इस वक्त। अच्छा, क्योंकि देखें ना, उनके बगैर हमारे बर्रे सगीर की एक तारीख़ है, हमारे यहाँ फैमिलीज़ का या एक ब्लड लाइन की एक इम्पॉर्टेंस है। अब इमरान खान को बाहर लाने में अगर बुशरा बीबी पॉलिटिक्स नहीं करेंगी या अलीमा बीबी पॉलिटिक्स नहीं करेंगी तो कौन करेगा? लेकिन अब पीछे जो सारे लोग हैं, डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट देखिए उनके गिर्द तो लोग नहीं जुड़ते। लेकिन खान साहब तो इस आइडिया के खिलाफ है ना। खान साहब ये चाहते नहीं है कि उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। ये बात सही है, लेकिन उसके लिए फिर तंजीम होनी चाहिए थी ना। अब पीटीआई की जब तंजीम नहीं बनी, जब आपने पीटीआई को नीचे से ऊपर तक एक मोतियों की लड़ी की तरह नहीं जोड़ा, या तो हम पहले जैसा मैंने अर्ज किया कि लोकल गवर्नमेंट बनाई होती, पूरी पार्टी तंजीम खड़ी की होती तो सिचुएशन और थी। और अब तो सच्ची बात यह है कि पीटीआई डजंट एग्जिस्ट। अब इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई काडर नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इमरान खान की अपनी फैमिली है और उनमें ऑब्वियसली 2 प्रोमिनेंट नाम हैं, बुशरा बीबी हैं और अलीमा खान है, ये अपना रोल अदा करेंगे इमरान खान की रिहाई में, वो उनकी रिहाई हो सकेगी।
लेकिन पिछले कुछ अरसे में ये भी खबरें आती रही कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा में भी कुछ इख्तलाफात हैं। वो हर घर में होता है, क्या इशू अच्छा है? उसमें क्या है? आपको लग रहा है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या पीटीआई के दरमियान कोई मामलात दुरुस्त होने का वक्त आ गया? आ गया। क्यों आपको लग रहा है ऐसा? देखिए ना, अब आगे एक्सटेंशंस के मामलात आने हैं, आगे ये अगले जो 6-7 महीने हैं इसमें, और 2 साल आपने एफर्ट कर ली, आप इमरान खान को पॉलिटिकली उनको अल्टरनेट नहीं क्रिएट कर सके। तो अब 2 ही तरीके हैं ना, या तो एक पॉलिटिकल अल्टरनेट आपने क्रिएट कर लिया होता, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये अपना बिलावल और जरदारी, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बोझ बने हुए हैं। इनको तो समझ नहीं आ रहा कि इनको कंधों से उतारना कैसे है। वो उनके ऊपर चढ़ के दौड़ी लगा रहे हैं, वो उनका सांस फूल गए। अब आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान के जो लड़ाइयाँ हैं, अवाम से लड़ रहे हैं, जुडिशरी से लड़ रहे हैं, अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं, टेररिज्म वापस आ चुका है, और अब रही से कसर आज हमने चाइना से भी लड़ ली है। तो इस सारी इकॉनमी हमारी जो है वो उसकी जो है वो अपने घुटनों पे नहीं खड़ी हो रही। तो अब आपने पाकिस्तान के अंदर एक डेफिनेटली एक आपको थोड़ा टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है। चीन की क्या जरा बात बताइएगा? चीन के हवाले, चीन से तो हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। चीन से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन देखिए ना, मुल्क अपने शहरियों की हमारी तरह के मुल्क तो नहीं है कि जहाँ 20-20 लोग इंडिया कहे कि हमने मार दिया और कोई परवाही ना करे। चाइना के यहाँ पे जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। चीन की उसके ऊपर एक पॉलिसी है, एक मुद्दा है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एंड पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस ने जो कल स्पेशली जिस तरह से इसहाक डार साहब ने ये मामला किया कि सेमिनार में कहा कि वो प्रेसिडेंट शी कहते हैं कि पाकिस्तान में चाहे चाइनीज़ जो हैं वो मरते रहे, हम फिर भी इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। जिसके बाद चाइनीज़ लफ्ज़ तो वो कुछ और उन्होंने इस मतलब की बात की थी, लेकिन उन्होंने आके उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और उसके बाद आज जो चल रहा है कि जी उनको, अगर जब भी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि उनको हमने नहीं बुलाया था फॉरेन ऑफिस, लेकिन उससे लगता है कि कोई तलखी जो है वो चाइना के साथ, तो जाहिर है हमें नज़र ही आ रहा है कि चाइना के साथ मामला। तो क्या इम्कानी तौर पे आपको क्या लगता है, इमरान खान बहुत शुरू से, तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब कौन सी मिनिमम चीज़ है जिस पे मानेंगे और कौन सी मिनिमम चीज़ है जो एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत हो सकती है? इमरान खान तो इलेक्शन चाहते हैं ना। इमरान खान की तो ज़ाहिर है क्या होना है, इमरान खान ने तो इलेक्शन कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए। अब देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शंस कब इंश्योर करती है। ज़ाहिर है इलेक्शन अगर 3 महीने में हो या 6 महीने में हो तो इमरान खान तो 2/3 मेजॉरिटी से वापस आ। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब को बहरहाल रीअश्योरेंस एक तो देनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी कि जो हमारे साथ 2 साल इन्होंने किया है हम इनके साथ नहीं करेंगे। उसके लिए आपको जो भी गारंटीज़ चाहिए वो जो हैं वो गारंटीज़ जो है मानी चाहिए। और मेरे ख्याल में देखें हमारे साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई है ना, और लोगों के साथ जो पीटीआई की ज़्यादती, मेरे ख्याल में नॉर्मलाइज करने का तरीका है ये। विद इन पाकिस्तान को गारंटी दे सकता है? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बना लेंगे, आप जुडिशरी बड़ी ताकतवर है, आप लॉज में रेलिवेंट लॉज में अमेंडमेंट्स कर लें तो वो गारंटी है, क्या इशू है। काजी फाइज ईसा साहब के साथ लंदन में जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कमेंट करते हैं? देखिए बेसिकली जाहिर है कोई मैं उसको प्रूव तो नहीं करूँगा, मुझे पसंद तो नहीं है, बट फ्रेंकली देखें ना फाइज ईसा साहब जो थे उन्होंने क्या किया, औरतों को बच्चों को उनके दौर में उठाया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट फाइज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट बाकायदा एक हलीफ के तौर पे उन्होंने ये काम करवाए। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इतनी तलखियाँ आपने बढ़ा दी हैं माशरे में कि उसको कम लाने की। अब फिर देखें ताकतवर ये जो सब कुछ लंदन में हुआ है वो तो अशरे अशीर भी नहीं है उसके जो कि यहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब के साथ पीटीआई वालों ने कराया है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है ना वो पीटीआई है। तो पीटीआई ने कराया हो ना कराया हो, ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ पे है उसका मतलब है वो इमरान खान, ये पूरा पाकिस्तान इधर है। लेकिन जो यहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ था, मुझे बताएं उन लोगों के तो आपने पासपोर्ट ब्लॉक नहीं किए। यहाँ पे जिन लोगों ने कहा कि काजी फाइज ईसा के सर के ऊपर कीमत रख दी, उनकी तो आपने आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं की। डोनट वाले को पकड़ लिया, डोनट वाले को तो आपने पकड़ लिया। लेकिन ये जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं जो कर रहे हैं वो तो नारे लगा रहे हैं ना, उन्होंने सर की कीमत तो नहीं ना लगाई। तो देखें हमें या तो फिर कानून सबके लिए होना चाहिए या फिर यही है। मैं पर्सनली समझता हूँ
तलखियाँ नीचे लानी चाहिए, तलखियाँ नीचे लानी चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम एक नॉर्मल मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़ा सकें। हमारे चैलेंजेस इतने बड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन आज खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक दफ़ा फिर उनके सामने यही मुतालबा रखा गया था कि आप लिख के दें कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। यानी दो मछलियाँ आपस में मिल रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि आपका मकाम मुलाकात पानी से बाहर होगा, आप पानी ना पिएंगी ना पानी में सांस लेंगी। हाँ। अब जब इस तरह की अहमकाना चीज़ें सामने लाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? अब जरा ये देखिए ना कि अब हाईकोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया है कि ये जो शक है जिसके तहत कहा जाता है कि जेल के में कोई सियासी बात नहीं की जा सकती, इसके ऊपर भी ये भी अल्ट्रा वायरीज है कि इसको भी देखना चाहिए कि क्या ये वाकई कानून के और दस्तूर के मुताबिक है। तो लिहाजा इस तरह की अहमकाना शिकों से अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब की जो अप्रोच है उसको काबू किया जा सकता है तो ये तो नहीं होने वाला। दूसरी बात, इससे बहरहाल एक बात हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब भी जेल में कैद रहे, शहबाज शरीफ साहब भी रहे। नवाज शरीफ साहब के जेल में लोग कितने मिलते रहे हैं, कोट लखपत की फहरिस्तें उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर स्पेशल एक कमरा बनाया गया था जिसमें वो लोग इंतज़ार करते थे, यानी टोलियों में जाते थे। एक टोली जाती थी, फिर आगे अंदर गुंजाइश कम होती थी, फिर दूसरी टोली, फिर तीसरी टोली, इस तरह काम होता था। लेकिन अब इमरान खान साहब के लिए रूल्स और बिल्कुल सारे कवायद बदल दिए गए हैं, तो फिर अब जाहिर है बहुत सारे लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए अगर उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो हंडोले की तरह होती है, कभी ऊपर और कभी नीचे। तो अब जो हुक्मरान है ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा इन्होंने और चीजें दायरे में सफर करती हैं। अच्छा हबीब साहब, ये जो हुकूमती इत्तेहाद के 160 पार्लियामेंटेरियंस ने जवाबी खत लिखा है कांग्रेस अरकान के खत के उसमें, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, इसका एक डिप्लोमेटिक जवाब तो बहरहाल हुकूमत को देना चाहिए कि जब भी कोई हमारे बारे में बात करे तो आपको जवाब तो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जवाब देने वाले कौन है। अगर आप उसको, मैंने आज उस पर्ची को देखा है जिस पर्ची पे लिखा हुआ है कि जनाब हमें बड़ा अफसोस है कि आपने इस तरह की बात की है, वो पहला नाम तारिक फजल चौधरी साहब का है। अच्छा। और तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद से कैसे जीते हुए हैं ये खुद तारिक फजल चौधरी साहब नहीं बता सकते। चौधरी साहब भी यही बात कर रहे थे। ये खुद वो बात नहीं बता सकते कि मुझ में जीता कैसे हूं। उसमें से बेशतर लोग हैं जिनके बारे में मुझे पर्सनली पता है कि इलेक्शन जिस दिन था वो 6 और 7 बजे जाके अपने घरों में सो गए थे, वो जहां पे उन्होंने उनके इलेक्शन ऑफिस थे वहां की बत्तियां बुझ गई थी, खुद उन्हें भी यकीन और खुद उन्हें भी यकीन नहीं था। अच्छा। और वहां पे वो सुबह उठे तो पता चला कि अच्छा हमने हल्फ उठाना है, हम जीत गए। अच्छा। तो उनके लिए तो सरप्राइज था। तो अब मामला यह है कि ये जो लोग हैं इनकी हकीकत के बारे में पूरी दुनिया को पता है। ये नहीं है कि हबीब अकरम कह रहा है या फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं या कोई और कह रहा है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई आपका जो इलेक्शन है वो एक ऐसा इलेक्शन है जिसको खोल के देखना है कि इसके अंदर इलेक्शन वाली चीज कौन सी है। अच्छा। सवाई इलेक्शन कमीशन के। ठीक। तो लिहाजा जब इसको खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो 160 है, ये 162 है, 160 है। अब ये 160 क्या ये 1660 हो तब भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। उसकी वजह कि जब मुंतखब होंगे तो आपकी बात कोई सुनेगा ना। और पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के सफीर भी बैठे, पूरी दुनिया आपको देख रही है। ठीक। और इससे पहले आपको अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने भी कुछ बातें की हुई हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा हबीब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बिलाखिर 4 माह के बाद आज इंटरनेट बहाल हो गया है। पीटीए ने कहा है कि इंटरनेट मुकम्मल तौर पर हमने बहाल कर दिया। ये तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन साफ शफाफ थे। अच्छा। तो आपका ख्याल है मैं मान लूँ, और पीटीए ये कहे कि इंटरनेट ठीक हो गया तो मैं मान लूँ। अच्छा। सुभान अल्लाह, या पीटीए की वजह से खराब था। भाई पाकिस्तान के अंदर जो जिन इदारों ने बहुत तेजी से अपनी साख खोई है ना, उनमें से एक पीटीए है। अच्छा। पीटीए वो इदारा बन के रह गया है जो किसी के आंख के इशारे पे कोई ऐप बंद कर देता है, किसी के कुछ कहने पे उसे कुछ चीज बुरी लगे, उसको नहीं पता नहीं किसको बुरी लगे तो वो उसके ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर देता है। ये है क्या पीटीए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये पीटीए इदारा पाकिस्तान का इदारा है, हमारे कवानीन के ताबे है या किसी की नजर के ताबे है। तो लिहाजा पीटीए का भरोसा मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि इंटरनेट बहाल हो गया है, इंटरनेट नहीं बहाल हुआ। इंटरनेट पे आज भी एक्स नहीं चल रहा,
एक्स पर तो पाबंदी है ना। अब एक्स पे वो पता तो नहीं, और बाकायदा इंटरनेट की स्पीड में है। मुझे तो कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। वो कह रहे हैं कि जो मेटा प्लेटफॉर्म्स है ना, हाँ, मेटा सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो चूंकि सार्फिन ज्यादा यूज करते हैं तो सर्विसेज स्लो हो जाती है। जब ये जो टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ जाए ना पीटीए वालों को और इस तरह के इदारों को, तो आप समझ लीजिए कि उसमें सब का सब झूठ है। अच्छा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। हो सकता है, एक इम्कान हो सकता है कि सेमी केबल जो है वो खराब हुई हो। जब मैं इब्तदा में आज से 25 साल पहले मैं कॉमर्स रिपोर्टिंग करता था ना, तो उस वक्त सेमी केबल को हम कवर किया करते थे। अच्छा। एक बाकायदा एक प्रेस रिलीज आती थी कि सेमी केबल खराब हो गई है, इतने दिन लगेंगे, इस पे काम जारी है, और फलां जगह से खराब हुई है, इस पे काम जारी है, ये ठीक हो जाएगी। और आम तौर पे उस पे 2-4 दिन के बाद लगते थे और चीजें ठीक हो जाती थी। लेकिन अब ये कई साल पहले की बात है। ये मैं आपको 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और आज की जो सूरत हाल है, में आज की सूरत हाल ये है कि हमें पीटीए बता रही है कि बहाल हो गए। और पीटीए की आपको इस बात पे यकीन था कि सीमी केबल खराब हुई? भाई किसी को पीटीए की ना उस बात पे यकीन था ना इस बात पे यकीन है। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस करेंगे ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। गोश्तवारे आज रात 12 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। एफबीआर हुकाम के मुताबिक अब तक 50,10,000 से ज़ायद गोश्तवारे जमा हो चुके हैं, जिससे 125 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं। 1 नवंबर से गोश्तवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। लेट फाइलर्स पर गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स होगा, और इसके अलावा हुकूमत की दुकानदारों और छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने की ताजिर दोस्त स्कीम खातिर खान नताइज क्यों नहीं दे सकी, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर साहब। नईम मीर साहब, क्या वजह है कि इस स्कीम को ताजिरों ने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्कीम के अंदर तकरीबन कोई 80,000 के करीब लोग जो हैं वो, अभी मैंने आज डाटा लिया था, तकरीबन रजिस्टर्ड हुए थे। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि इसको ऐसे ना लिया जाए जैसे शायद आप ले रहे हैं कि इतने लाखों की तादाद में ताजर हैं और उनमें से कितने लोग रजिस्टर्ड हुए। बिकॉज ये देखें कि अभी 31 अक्टूबर है, आज अभी भी कुछ वक्त बाकी है टैक्स रिटर्न जमा कराने का, और 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने रिटर्न फाइल किए हैं। तो वो लोग जो नॉन फाइलर थे उनको बुनियादी तौर पर फाइलर बनाना था, रजिस्टर्ड करना था। तो अगर वो एक नॉर्मल रजीम में आकर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन नईम साहब, तवक्कुआत तो बहुत ज्यादा थी क्योंकि रिटेलर्स की और जो होलसेलर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और तवक्को ये की जा रही थी कि बहुत बड़ा रिस्पांस आएगा। तो ये 80,000 अगर ताजिर आए हैं तो काफी कम नहीं है तवक्को से? नहीं, ये देखें, अभी 80,000 तो ये लोग आए थे जो एक डायरेक्ट ऑपरेशन किया गया और मार्केटों सर्वे किया गया, अपना हमारे एफबीआर गए थे। ये सिर्फ 80,000 के करीब वो लोग थे। लेकिन जो अब नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर एंटर हो गए हैं वो लाखों लोग, वो भी तो वो ताजर ही है ना, जिनको उस तरीके से जब रजिस्टर्ड किया जाना था तो उन्होंने नॉर्मल तरीके से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया। बट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज, ये जो हमने जो चूरन बेचा है ना बड़ा अरसा और बहुत दहाइयों पर मबनी, हम ये बात करते रहे, हमारा मीडिया और हमारे लोग बात करते रहे हैं कि जी ये लाखों लोग हैं और इनको टैक्स नेट में लाया जाए। देखें, एफबीआर जो है ये बोर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसको अंडरस्टैंड कीजिए। हमें तो जो है ये जहां से हमें टैक्स इकट्ठा होना है, हमने उन लोगों की तरफ ज्यादा मतवज्जा होना है और वहीं जाना है। ये इतने ज्यादा लोग जो हैं जिनकी अगर बिलो टैक्स इनकम है तो इनको जो है वो टैक्स नेट में ले आना और इनसे टैक्स वसूल करना तो वैसे ही ज्यादती होती है कि जो लोग आमदन ना कमा रहे हो। हमें तो आमदन कमाने वालों के पीछे जाना है। हमारे लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात बताइएगा कि आपकी कोशिशें की, आपने कोशिशें की, एफबीआर ने कोशिशें की, अब भी जो शख्स पैसे कमा रहा है, चले हम आप ही की तारीफ मान लेते हैं, और टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराता, तो उसे क्या नुकसान या सजा कुछ ना कुछ तो करे ना। क्योंकि आम तौर पर नईम मीर साहब, माफ कीजिएगा, आप खुद भी उन लोगों में, आप ताजिर रहनुमा हैं, फिर आप ही हड़तालों पर उतर आते हैं। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि वो लोग जो टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, हमने कभी भी उनकी हमायत नहीं की। हमने सिर्फ इतनी बात हमेशा ये की है बहैसियत ताजा रहनुमा कि सहूलत और आसानी दी जाए, और एक ऐप के जरिए सहूलत और आसानी दे दी गई रजिस्टर्ड होने के लिए, और इसके बाद जवाब खत्म हो गया।
क्योंकि अब तो कोई कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है, अब तो कोई खर्चा नहीं होगा, कोई वकील का खर्चा नहीं, कंसल्टेंट का खर्चा नहीं है, अब किसी ताजर के पास कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि नॉन फाइलर अब रहना किसी भी ताजर के मफाद में नहीं है, क्योंकि जो परचेजेस कर रहा है उस पर वो 2.5% की शरह से टैक्सेस कटाएगा। यानी जो माल तिजारत को खरीदेगा अब वो उसको महंगा मिलेगा, जब महंगा मिलेगा तो वो मुकाबला नहीं कर पाएगा और यहीं पे बात खत्म नहीं होगी। उसका जो बैंक रिकॉर्ड है वो एफबीआर के पास मौजूद है, उसकी ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, उसकी गाड़ी की तफसील, उसकी प्रॉपर्टी की तफसील मौजूद है, तो अब वो कहीं बच नहीं सकता, वो कहीं अब अपना उसको पनाह नहीं मिलेगी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि ना वो टैक्स बचा पाएगा और ना एफबीआर से अपने आप को बचा पाएगा और ना हुकूमत के पास सारा डाटा मौजूद है, हुकूमत के पास सारा डाटा मौजूद है सब लोगों का कि कौन कौन टैक्स नहीं दे रहा, कौन कौन दे रहा है। जी बिल्कुल डाटा मौजूद होता है हुकूमत के पास। वो ऐसे जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब कभी आप गाड़ी खरीदते हैं, जब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है, विदहोल्डिंग टैक्सेस की कटौती होती है और फिर उसी वक्त वो रिकॉर्ड जो है वो एफबीआर के पास आ जाता है। याद रखें एफबीआर का ताल्लुक इस मुल्क के 5% लोगों से है, वो उसके मुतल्लिका है। बाकी लोग जो है वो एफबीआर से मुतल्लिका नहीं है, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन पर टैक्स खर्च होना है, बाकी वो लोग हैं, ये वो 5% लोग हैं जिनसे टैक्स वसूल होना है। हर किसी ने टैक्स नहीं देना क्योंकि हर किसी की आमदन नहीं है। तो अब कल क्या कोई क्रैकडाउन करेगा एफबीआर या क्या करेगा? नहीं, एफबीआर को क्रैकडाउन करने की कोई ऐसा लम्हा चौड़ा क्रैकडाउन करने की जरूरत नहीं है। एफबीआर ने ये वाजे कर दिया है कि एक तो एफबीआर में इस वक्त जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है और इसके अलावा एफबीआर जो है वो डाटा को जो है वो एनालिसिस कर रहा है, एफबीआर जो है वो एआई से सपोर्ट ले रहा है और इन्हीं की प्रोवाइड करदा मालूमात में से ही एफबीआर जो है वो अपने सवालात को नॉन फाइलर्स को मुश्किलात का सामना बहरहाल अब करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।